हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का विनीत एस लर्निंग चैनल्स पर वेलकम है। और हम लोग यहाँ पे देख रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का जो एग्ज़ाम पीईटी 2022 है, जो सितंबर में होने वाला है। उसके लिए हम लोग यहाँ पे ज्योग्राफी देख रहे थे, ज्योग्राफी सेक्शन। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने काफ़ी कुछ देखा था। पिछला अगर अपना प्रीवियस लेक्चर से रिकॉल करेंगे तो उसमें हम लोगों ने देखा था इंडिया के जनरल फैक्ट्स के बारे में। तो जो भी इंडिया के जनरल फैक्ट्स थे उसको हम लोगों ने देखा था। तो उसी सीरीज़ में हम आज सेकेंड लेक्चर्स में देखेंगे द फिजियोग्राफिक डिवीजन्स ऑफ इंडिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द फिजियोग्राफिक डिवीजन्स ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, तो उससे पहले देखते हैं थोड़ा सा ये कि इंडिया, द जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज़ अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। तो ये प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि इंडिया का जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है वो वर्ल्ड के टोटल जियोग्राफिकल एरिया का 2.4% है। और वो कितना है वो भी मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, एंड इंडिया इज़ सिचुएटेड बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो अगर इंडिया की एक्सटेंशन की बात करेंगे, यानी इंडिया के लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन की अगर हम बात करें, तो इंडिया 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड्स में लोकेटेड है। और अगर इसका लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो इंडिया का लॉन्गिट्यूड जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ये लॉन्गिट्यूड्स में लोकेटेड है। ठीक है, तो और साथ में इंडिया क्या है, इंडिया लोकेटेड है अपना नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, साउथ ईस्ट पार्ट में। अगर पूरे वर्ल्ड को दो भागों में बांटा गया है, एक साउथर्न हेमिस्फीयर यानी इक्वेटर्स के नीचे वाला भाग, और दो इक्वेटर के ऊपर वाला भाग उसको बोलते हैं नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया अपना नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है, साउथ ईस्ट पोजीशन में। ठीक है, और जो इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो है 82.5 डिग्री ईस्ट, जो कि इलाहाबाद में एक नैनी जगह है, वहाँ से होकर के गुजरता है। तो दैट इज़ इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, जहाँ से इंडिया का टाइम कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, और वो जो इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो तकरीबन 5 घंटे 30 मिनट्स अहेड है ग्रीनविच मेरिडियन से। यानी जो इंटरनेशनल टाइम जहाँ से कैलकुलेट किया जाता है ग्रीनविच मेरिडियन से, उसके कंपैरिजन में जो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो 5 घंटे 30 मिनट्स आगे रहता है। यानी कि इंडिया का टाइम जो है वो ग्रीनविच जो इंटरनेशनल टाइम है उससे 5.5 घंटे अहेड रहता है। ठीक है, इसके साथ में ही देखा था टॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि सिर्फ जो कि इंडिया से पास होती है। तो वो क्या करती है, इंडिया को दो भागों में बांटती है। ठीक है, और इंडिया के 8 स्टेट्स में से पास होती है। तो हम लोगों ने देखा था प्रीवियस लेक्चर में अपना कि वो कौन कौन से 8 स्टेट थे। तो वही चीज़ यहाँ पे फिर से मेंशन कर दी गई है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि टॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के जिन जिन स्टेट से पास होकर के जाती है वो हैं गुजरात है, अपना राजस्थान है, उसके बाद अपना मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है, साथ में झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये वो 8 स्टेट्स हैं जहाँ से अपना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। यानी जो लैटिट्यूड्स है 23.5 डिग्री लैटिट्यूड्स है वो इंडिया के इन 8 स्टेट्स में से होकर के गुजरती है, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। ठीक है, इसमें से अगर देखेंगे तो सबसे कम लेंथ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की सबसे कम लेंथ जो रहती है वो त्रिपुरा में रहती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इंडिया में कितने हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में टोटल 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं इंडिया में। ठीक है, इंडिया के जो इमीडिएट नीबर हैं वो हैं पाकिस्तान है इंडिया का इमीडिएट नेबर, साथ में अफ़गानिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, और म्यांमार और बांग्लादेश है। इसके इसके अलावा श्रीलंका को भी इंडिया का नीबर कंसीडर किया जाता है, जो कि इंडियन ओशियन में है, और पाक स्ट्रेट इसको सेपरेट करता है। यानी इंडिया और श्रीलंका के बीच में से अगर कभी पूछा जाए कि कौन सा स्टेट होकर के गुजरता है तो आपको मालूम होना चाहिए
दैट इज़ पाक स्ट्रेट विच सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम श्रीलंका इन इंडियन ओशियन। ओके, इसके साथ में देखेंगे द स्टेट्स ऑफ इंडिया फॉर्मिंग बॉर्डर्स विथ नीवरिंग कंट्रीज़ आर द फॉलोइंग। जो नीवरिंग कंट्रीज़ हैं जैसे कि अपना पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, आपका चाइना हो गया। तो इसके साथ में कौन कौन से स्टेट्स बॉन्ड, इंडिया के कौन कौन से वो स्टेट्स हैं जो बाउंड्री शेयर करते हैं। तो अगर हम सबसे पहले देखें कि पाकिस्तान के साथ में कौन कौन से स्टेट्स बाउंड्री शेयर करते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ में इंडिया का जम्मू एंड कश्मीर, साथ में पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये 4 स्टेट्स हैं जो पाकिस्तान के साथ में बॉर्डर को शेयर करते हैं। ठीक है, अगर हम चाइना को देखेंगे तो चाइना के साथ में जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये 5 स्टेट्स हैं जो चाइना के साथ में इंडियन बॉर्डर्स को शेयर करते हैं। ठीक है, म्यांमार को देखें तो म्यांमार के साथ में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 स्टेट्स बॉर्डर बनाते हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश हो गया आपका, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया और मिज़ोरम हो गया। बांग्लादेश की जब हम बात करेंगे तो बांग्लादेश के साथ में आपका मिज़ोरम बॉर्डर बनाएगा, उसके साथ में त्रिपुरा बॉर्डर बनाएगा। ठीक है, त्रिपुरा के साथ में आपका आसाम बॉर्डर बनाएगा और आसाम के साथ में मेघालय और वेस्ट बंगाल, ये 5 स्टेट्स हैं जो बांग्लादेश के साथ में बॉर्डर बनाएंगे। ठीक है, अगर हम आप आ जाते हैं नेपाल के, तो नेपाल के साथ में इंडिया का उत्तराखंड बॉर्डर बनाता है, उत्तर प्रदेश बॉर्डर बनाता है, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, ये 5 स्टेट्स हैं जो नेपाल के साथ में इंडियन बॉर्डर्स को बनाते हैं। ठीक है, उसके साथ में अगर हम देखें भूटान के साथ में, तो भूटान के साथ में जो सिक्किम स्टेट्स इंडिया का है, वेस्ट बंगाल, आसाम और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 स्टेट्स भूटान के साथ में इंडिया के बॉर्डर को शेयर करते हैं। और अगर हम ये इंटरनेशनल जो कंट्री इंडिया के साथ में बॉर्डर शेयर करती हैं, उसमें से अगर हम ये बात करें कि मैक्सिमम लेंथ का बॉर्डर, यानी सबसे ज़्यादा किसके साथ में इंडिया का बॉर्डर शेयर होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो बांग्लादेश है उसके साथ में इंडिया सबसे ज़्यादा बॉर्डर लेंथ है। इंडिया के साथ में बांग्लादेश सबसे बड़ा बॉर्डर बनाता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि लगने लगता है कि जैसे इंडिया चाइना के साथ में सबसे ज़्यादा बॉर्डर बनाता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिया चाइना के साथ में सबसे ज़्यादा बॉर्डर नहीं बनाता है, बल्कि बांग्लादेश है जो इंडिया के साथ में मैक्सिमम लेंथ का बॉर्डर बनाता है। ठीक है, इसके साथ में जम्मू एंड कश्मीर इज़ द ओनली इंडियन स्टेट्स टचिंग द बॉर्डर विथ अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान के साथ में सिर्फ इंडियन जो स्टेट्स है जम्मू एंड कश्मीर, सिर्फ वो बॉर्डर बनाता है, यानी अफ़गानिस्तान को सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर ही टच करता है। इंडिया कम सेकेंड पोजीशन इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। और इंडिया के जो पॉपुलेशन की दृष्टिकोण से अगर हम लोग देखेंगे तो इंडिया वर्ल्ड में सेकेंड पोजीशन पे आता है चाइना के बाद में। तो इंडिया कम 7th पोजीशन इन टर्म्स ऑफ एरिया इन द वर्ल्ड। अगर एरिया वाइज हम इंडिया की रैंकिंग देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया 7वें नंबर पे आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं फिजियोग्राफिक डिवीजन्स ऑफ इंडिया। तो आज का चैप्टर यहीं से ही स्टार्ट करना था, द फिजियोग्राफिक डिवीजन्स ऑफ इंडिया। तो इंडिया को मेनली हम लोग क्या करते हैं, 5 फिजियोग्राफिक डिवीजन्स में डिवाइड करते हैं। वो कौन कौन सी हैं? वो हैं द हिमालयन रेंज ऑफ माउंटेन्स, द पेनिनसुलर प्लाटो, द ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया, ठीक है, द कोस्टल प्लेन एंड द आइलैंड्स ऑफ इंडिया। तो इसमें अगर हम देखेंगे द हिमालयन रेंज ऑफ माउंटेन्स, ठीक है, ये तो आपका पहला हो गया। ठीक है, इसका द पेनिनसुलर प्लाटो, इसको फर्दर 2 भागों में हम लोग बांट देते हैं। द पेनिनसुलर प्लाटो को एक तो हो जाएगा डेक्कन प्लेटू हो जाएगा और दूसरा ऊपर हो जाएगा सेंट्रल हाईलैंड्स। तो इसको फर्दर हम 2 भागों में हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, बुक्स में बांट दिया जाता है। जो सेंट्रल हाईलैंड्स होता है वो होता है अपना साउथर्न राजस्थान का कुछ एरिया कवर करता है, और मिड ऑफ द मध्य प्रदेश के मिड ऑफ द मध्य प्रदेश तक जाता है। साथ में अपना बुंदेलखंड का रीजन जो भी है यूपी और एमपी में, उसको भी ये
कंसीडर करता है, ठीक है। द ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया को भी दो भागों में बांट सकते हैं। एक जो द गंगा के प्लेन्स हैं, यानी द प्लेन्स ऑफ गंगेज बोल सकते हैं, और दूसरा जो राजस्थान में जो प्लेन्स हैं, यानी डिज़र्टिक प्लेन्स जो राजस्थान का है, उसको भी इसको अलग अलग डिफरेंट दो भागों में बांट कर दिखाया जा सकता है। कई किताबों में क्या होता है, द ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया को भी द गंगेटिक प्लेन्स और द राजस्थान प्लेन्स या द डिज़र्टिक प्लेन्स में बांट दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद द कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स में आता है जो अपना कोस्टल स्टेट्स हैं, उनकी जो फर्टाइल लैंड है अलॉन्ग द इंडियन कोस्ट, ठीक है, तो उनको द कोस्टल प्लेन्स में रखा जाता है। द आइलैंड्स ऑफ इंडिया, और इंडिया के जो भी आइलैंड्स हैं वो, ठीक है। तो मेनली इसमें आपको याद रखना है कि जो इंडिया का जो फिजियोग्राफिक डिवीजन्स होता है वो मेनली 5 पार्ट्स में डिवाइड होता है, लेकिन उसके बियॉन्ड फर्दर हम दो दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, द पेनिनसुलर प्लेटो को और द ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया को। पेनिनसुलर प्लेटो में द सेंट्रल आइलैंड्स आ जाएगा और द डेक्कन प्लेटो आ जाएगा, ठीक है। द ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया में द गंगेटिक प्लेन्स आ जाएगा, और आ जाएगा आपका साथ में जो राजस्थान में जो डिजर्टिक प्लेन्स हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं द हिमालयाज़ के बारे में। तो हिमालयाज़ आर यंग फोल्ड माउंटेन्स ऑफ टर्सरी पीरियड। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं और ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं। तो जब भी हम ज्योग्राफी की जब डीप स्टडी करेंगे, जब मेंस के पॉइंट्स ऑफ व्यू से इसको पढ़ेंगे ज्योग्राफी को, तब मैं बताऊंगा आप लोगों को कि माउंटेन्स आर डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, ठीक है। तो वो फोल्ड माउंटेन्स और ब्लॉक माउंटेन्स, तो उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, उनका प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, यंग माउंटेन्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ब्लॉक माउंटेन्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। तो ये सब हम जब डीप में स्टडी करेंगे तब हम लोग देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जो अपने हिमालय हैं वो यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, यानी फोल्ड माउंटेन्स की कैटेगरी में आते हैं। जो अपने हिमालय हैं वो फोल्ड माउंटेन्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और ये काफ़ी यंग माउंटेन है और जिनका फॉर्मेशन टर्सरी पीरियड में हुआ है ओवर द टेथिस सी। अब ये टेथिस सी क्या होता है, इसको भी जब हम डीप में स्टडी करेंगे तब आपको बताएंगे कि व्हाट इज़ टेथिस सी, ठीक है। तो अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो अपने हिमालय हैं वो यंग माउंटेन्स हैं, यानी काफ़ी नवयुवा टाइप के माउंटेन्स हैं, साथ में फोल्ड माउंटेन्स की कैटेगरी में आते हैं, और इनका जो फॉर्मेशन हुआ है वो टेथिस सी के ऊपर हुआ है, ठीक है। और फॉर्मेशन कब हुआ है, जब दो आपस में कॉन्टिनेंटल प्लेट्स का कोलिजन हुआ। वो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स कौन कौन सी थी, वो एक थी इंडियन सब कॉन्टिनेंटल प्लेट रही होगी, ठीक है, दूसरी आपकी यूरोपियन प्लेट रही होगी। तो जब इंडियन कॉन्टिनेंटल प्लेट जब यूरोपियन प्लेट से टकराई तब ये यंग फोल्ड माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ, जिसको हिमालय के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अभी आपको सिर्फ कुछ कुछ चीज़ों को याद रख लेना है, फिर जब आप इसका डीप में स्टडी करेंगे तब आपको इन सब चीज़ों की मैकेनिज्म और इनकी हिस्ट्री सारा कुछ मालूम होगा, ठीक है। दीज एक्सटेंडेड फॉर अबाउट 2500 किलोमीटर बिटवीन इंडस एंड ब्रह्मपुत्र। तो जो हिमालय हैं अपने, इनकी लेंथ वाइज अगर हम देखेंगे तो लेंथ वाइज तकरीबन 2500 किलोमीटर मतलब इनकी लेंथ है, 2500 किलोमीटर तक ये फैले हुए हैं फ्रॉम इंडस रिवर। यानी अगर हम वेस्ट में देखेंगे तो इंडस रिवर से ये शुरू होते हैं, और जो ब्रह्मपुत्र रिवर अरुणाचल प्रदेश में जो गोर्ज बनाती है वहाँ तक इनका एक्सटेंशन है हिमालय का, ठीक है। तो गोर्जेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन आर्क शेप मैनर, जो कि एक आर्क शेप के मैनर में बनाती है, इस तरह से देखिएगा ये, ठीक है। ये देखिएगा, ये आपका क्या है, ये आपकी होगी इंडस रिवर, ठीक है, ये आपकी इंडस रिवर है, ठीक है, ये इंडस रिवर है, और ये इसी के नीचे आपका क्या है, हिमालय है, ठीक है। यहाँ से ये हिमालय स्टार्ट होता है और ये पूरा जाते जाते ये पूरा यहाँ तक जाता है। यहाँ पे क्या होता है, ये अपना ब्रह्मपुत्र रिवर ये गोर्ज बना रही है, ठीक है, ये गोर्ज, तो यहाँ तक इनका एक्सटेंशन होता है, ठीक है। तो ये आप देखें ये कितना है, तकरीबन 2500 किलोमीटर तक है, ठीक है, इनका एक्सटेंशन है। These are the Himalayan mountains, ठीक है। द अपलिफ्टमेंट ऑफ हिमालय इज बिलीव्ड टू हैव टेकन प्लेस इन 3 मेन फेजेस आफ्टर अपलिफ्टमेंट ऑफ काराकोरम एंड एसोसिएटेड रेंज ड्यूरिंग क्रेटेशियस पीरियड, ठीक है।
तो इसको ये जो काराकोरम रेंज है, इंडिया का जो काराकोरम रेंज है, उसके बाद में हिमालय जो अपने माउंटेन्स हैं उनका अपलिफ्टमेंट स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो अभी जब हम लोग डीप में स्टडी करेंगे तो हम लोग ये भी देखेंगे कि काराकोरम रेंज, ये आपको मैं थोड़ा सा अगर मैं बताऊं तो ये कि जो काराकोरम रेंज है इंडिया की, ये हिमालय का पार्ट नहीं है। काराकोरम रेंज इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिमालयन माउंटेन्स। ठीक है, और ये क्या है, वोल्कानिक माउंटेन्स हैं। दीज आर वोल्कानिक माउंटेन्स। अब इनका फॉर्मेशन कब होता है, जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट या एक ओशियन प्लेट और दूसरी कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में कोलिजन करती हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, वोल्कानिक माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है। और अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो जो साउथ अमेरिका में जो एंडीज सीरीज़ है, जो एंडीज पूरी सीरीज़ है, दैट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वोल्कानिक माउंटेन्स। वो पूरे जो हैं वोल्कानिक माउंटेन्स के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो जब इंडियन प्लेट यूरोपियन प्लेट से टकराई तो सबसे पहले क्या होगा, वोल्कानिक माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ होगा, यानी जो काराकोरम सीरीज़ है तो उसका फॉर्मेशन हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद इसका हिमालय का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ होगा। ठीक है, तो उसी चीज़ को ये बता रहा है यहाँ पे, द अपलिफ्टमेंट ऑफ हिमालय इज़ बिलीव टू हैव टेकन प्लेस इन 3 मेन फेजेस। ठीक है, और हिमालय का जो फॉर्मेशन हुआ वो 3 फेजेस में हुआ। ठीक है, अपलिफ्टमेंट ऑफ काराकोरम एंड एसोसिएटेड रेंज ड्यूरिंग द क्रेटेशियस पीरियड। ठीक है, जो कि क्रेटेशियस पीरियड के दौरान हुआ। द फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट फेज इज फॉर्मेशन ऑफ इनर हिमालयाज। तो जो ये बता रहा है कि हिमालय का जो फॉर्मेशन हुआ 3 फेज़ में हुआ। ठीक है, उसका फर्स्ट फेज़ क्या था, उसका फर्स्ट फेज़ था जो इनर हिमालयाज, जिसको ये ग्रेटर हिमालयाज बोलते हैं, उसका फॉर्मेशन हुआ। उसका फिर मिडल हिमालयाज का फॉर्मेशन हुआ होगा। ठीक है, जो मिड अपना हिमालय है उसका फॉर्मेशन हुआ होगा। उसके बाद में जो थर्ड फेज़ रहा होगा, उसके बाद बिल्कुल जो आपका जो आउटर हिमालयाज़ है, जिसको अगर एग्जांपल्स के तौर में देखेंगे, जो शिवालिक माउंटेन्स हैं, यानी जो आउटर हिमालयाज़ है उसका फॉर्मेशन हुआ होगा। ठीक है, तो उसी चीज़ को ये बता रहा है। द फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट फेज इज़ फॉर्मेशन ऑफ इनर हिमालयाज़ फॉर्म ड्यूरिंग ओलिगोसीन पीरियड। तो जो इनर हिमालयाज़ यानी जो ग्रेटर हिमालयाज़ है, जिसका फर्स्ट फेज़ में फॉर्मेशन हुआ वो हुआ तकरीबन ओलिगोसीन पीरियड में। ठीक है, और जो सेकेंड फेज़ का फॉर्मेशन हुआ यानी जो मिडल हिमालयाज़ है या मिड हिमालयाज़ है, वो मियोसीन पीरियड में उसका फॉर्मेशन हुआ होगा। और जो सबसे न्यूएस्ट है यानी सबसे नया है, उसका फॉर्मेशन थर्ड फेज़ में हुआ होगा। उसको आउटर हिमालयाज़ के नाम से जानते हैं, और वो पोस्ट प्लायोसीन पीरियड के, यानी प्लायोसीन पीरियड जो है उसके बाद उसका कहीं फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ होगा। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले आउटर हिमालयाज़ के बारे में। तो अगर आउटर हिमालयाज़ के बारे में हम लोग देखेंगे तो आउटर हिमालयाज़ को वैदिक नेम शिवालिक के नाम से जानते हैं। ठीक है, आउटर हिमालयाज़। अब आउटर हिमालयाज़ क्या है, सबसे नए माउंटेन्स हैं, यानी इनका जो फॉर्मेशन आउटर हिमालयाज़ का फॉर्मेशन हुआ सबसे बाद में फॉर्मेशन हुआ है, यानी दीज आर द न्यूएस्ट माउंटेन्स इन होल ऑफ हिमालयन माउंटेन सीरीज़। ठीक है, तो इट इज़ यंगेस्ट एंड लोवेस्ट रेंज ऑफ हिमालय। इनकी क्या है, ये सबसे नवीन है, और इनकी रेंज क्या है, ये सबसे लोवेस्ट रेंज के माउंटेन है, यानी इनकी जो ऊंचाई वाइज अगर इनकी हाइट को हम देखेंगे तो इन तीनों में यानी आउटर, मिडिल और जो इनर हिमालयाज़ हैं उनमें सबसे कम है इनकी ऊंचाई। ठीक है, द हाइट ऑफ दिस रेंज वेरीज बिटवीन 600 मीटर टू 1500 मीटर। और इनके माउंटेन्स की अगर हम बात करें तो उनकी ऑन एन एवरेज जो हाइट हो वो 600 मीटर से लेके 1500 मीटर तक वेरी करती है। यानी बहुत ही कुछ माउंटेन्स ऐसे हैं जिनकी हाइट 1500 मीटर की ऊंचाई तक जाती है। मोस्ट ऑफ प्रोबेबली इनमें जो माउंटेन्स पाए जाते हैं उनकी हाइट क्या होती है, 600 मीटर से 900 मीटर की रेंज में ही रहती है। ठीक है, शिवालिक आर कैरेक्टराइज्ड बाई फॉल्ट स्क्रैप्स, एंटीक्लिनिकल क्रेस्ट्स एंड सिंक्लिनिकल हिल्स। ठीक है, और इनके ये तीनों करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो आउटर हिमालयाज़ यानी जो सबसे नवीन हिमालयाज़ हैं, जिनका फॉर्मेशन सबसे लेटेस्ट फेज़ में हुआ है। उनके करेक्टरिस्टिक्स में अगर हम देखें तो उनमें फॉल्ट स्क्रैप्स पाए जाते हैं, एंटीक्लिनिकल क्रेस्ट पाए जाते हैं, और सिंक्लिनिकल हिल्स भी पाए जाते हैं। जब डीप में स्टडी करेंगे, जब फिज़िकल ज्योग्राफी के बारे में स्टडी करेंगे, तब आपको इन तीनों चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि क्या होते हैं, सिंक्लिनिकल हिल्स क्या होते हैं और इनका फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, वहीं पे ही आपको बताऊंगा टेथिस सी।
यानी ये एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको हम लोग वहीं जब फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में स्टडी करेंगे तब देखेंगे। अभी के लिए आपको सिर्फ याद रख लेना है, ठीक है, कि जो शिवालिक्स यानी जो दो दो आउटर हिमालयाज़ हैं, यानी इनका फॉर्मेशन सबसे न्यूएस्ट फेज़ में हुआ है, यानी सबसे ये यंग माउंटेन्स हैं, इनकी हाइट भी अभी कम है, अभी इनका फॉर्मेशन भी कंटिन्यूअस हो ही रहा है, ठीक है। तो इनके करेक्टरिस्टिक्स में फॉल्ट स्क्रैप्स है, एंटी क्लिनिकल क्रेस्ट्स है और सिंक्लिनिकल हिल्स इनके करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट हिल्स ऑफ शिवालिक रेंज, इंपॉर्टेंट हिल्स देख लेते हैं शिवालिक रेंज के क्या हैं। तो शिवालिक रेंज की अगर हम बात करेंगे, द आउटर हिमालयस की बात करेंगे, तो उनमें डाफला माउंटेन्स, ठीक है, मिरी माउंटेन्स, ठीक है, मिसमी माउंटेन्स, एबोर माउंटेन्स एंड पटकाई इन अरुणाचल प्रदेश, पटकाई इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो डाफला ये अपना अरुणाचल प्रदेश में है, मीरी, मिसमी, अबोर ये भी तीनों अपने अरुणाचल प्रदेश में ही हैं, लेकिन इनका कुछ कुछ एक्सटेंशन आसाम में भी आता है, ठीक है। जैसे आपका अबोर माउंटेन्स की बात करें तो इट इज़ मेनली इन अरुणाचल प्रदेश भर क्या होता है, लेकिन कुछ पार्ट इसका आसाम में भी आता है बोर हिल्स का, ठीक है। साथ में पटकाई इन अरुणाचल प्रदेश, तो ये क्या है, ये इम्पोर्टेंट शिवालिक रेंज हैं। ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, पूछ देगा आपको डाफला माउंटेन्स कहाँ पे हैं, ठीक है, मिरी माउंटेन्स कहाँ पे हैं, मिसमी माउंटेन्स कहाँ पे हैं, या एबोर माउंटेन्स क्या है, पटकाई भी कई बार पूछा गया है। तो ये आपको याद रखना है कि ये माउंटेन्स कहाँ पर हैं, लोकेटेड हैं। एटलस में जाइएगा, देखिएगा जाके इनका लोकेशन देखिएगा कि ये माउंटेन्स कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। साथ में ढांग रेंज है, धुंधुआ रेंज है, चूरिया एंड मूरिया घाट्स इन नेपाल, जो चूरिया एंड मूरिया घाट्स हैं नेपाल से में काफ़ी फेमस, क्वाइट फेमस हैं। ये भी शिवालिक माउंटेन्स यानी कि आउटर हिमालयास की कैटेगरी में ही आते हैं, ठीक है। जम्मू हिल्स इन जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू हिल्स, जो जम्मू हिल्स हैं जम्मू एंड कश्मीर में, वो भी अपने शिवालिक माउंटेन्स की श्रेणी में ही आते हैं, यानी आउटर हिमालयास की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो ये मैप दिखा रखा है कुछ, इसमें देख लेते हैं। अभी जो जिन जिन माउंटेन्स की बात की, तो ये आपका ये देखिए डाफला हिल्स है, ये डाफला हिल्स हो गया आपका, ठीक है, डाफला हिल्स इन अरुणाचल प्रदेश हो गया। मीरी हिल्स है, ये मीरी हिल्स हो गया अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। एबोर हिल्स हो गया, ये भी अरुणाचल प्रदेश में, और ये मिसमी हिल्स अरुणाचल प्रदेश। तो ये चारों आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे रहेंगे। साथ में आप भी एटलस पे जाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या होती है प्रैक्टिस से ही याद रहेंगी। जब तक आप इसको खुद से जाकर एटलस में नहीं देखेंगे, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको फिर याद करने में दिक्कत रहेगी, ठीक है। इसको आप जाइएगा एटलस पे देखिएगा तो आपको दिखाई देगा, ठीक है। डाफला, मीरी, एबोर एंड मिसमी। बिटवीन शिवालिक एंड हिमाचल देयर आर सेवरल वैलीज़। तो अभी जो शिवालिक यानी कि हम जो आउटर हिमालयाज़ की बात कर रहे हैं, साथ में हिमाचल, हिमाचल क्या हो गया, जो मिडिल हिमालयाज़ है उसको हिमाचल बोलते हैं। तो जो आपका आउटर हिमालयाज़ हो गया और जो मिडिल हिमालयाज़ होगा, इसके बीच में क्या होगा, कई सारी वैलीज़ लोकेटेड हैं। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे तो जैसे काठमांडू वैली हो गई, काठमांडू वैली, तो ये क्या है कि आउटर हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में लोकेटेड है, ठीक है। इन दी वेस्टर्न साइड दीज वैलीज आर कॉल्ड एज दून्स एंड द्वार्स। अगर हम वेस्टर्न साइड यानी पश्चिम की तरफ की बात करेंगे, यानी अगर हम उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इन सारे स्टेट्स की बात करेंगे, तो ये जो वैली जो आउटर हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में जो बहुत सारी वैलीज़ हैं, उनको दून्स और द्वार्स के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जैसे हो गया देहरादून, उत्तराखंड में क्या है देहरादून, ठीक है, या आप कहोगे हरिद्वार, ठीक है। तो इन वैलीज़ को दून्स या द्वार के नाम से जाना जाता है इन वेस्टर्न साइड में, ठीक है। अभी क्या है कि सिंस दीज वैलीज़ है फर्टाइल सॉइल्स, अभी क्या होता है कि जैसे कि बहुत सारी रिवर्स आती हैं इन वैलीज़ को क्रॉस करती हैं, तो जो अपने साथ में जो फर्टाइल सेडिमेंट्स लेके आती हैं, वो उनको क्या कर देती हैं वहाँ पे इन वैलीज़ में डिपॉजिट्स कर देती हैं। तो जो उनके डिपोजिशन के कारण क्या होता है कि इनकी जो लैंड है वो काफ़ी फर्टाइल हो गई है। अब लैंड फर्टाइल हो जाएगी तो सीधी सी बात है वहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर के पर्पज़ से सूटेबल लैंड हो जाएगी, तो फिर वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे पॉपुलेशन जमा होने लगेगी। तो सिंस दीज वैलीज है फर्टाइल सॉइल्स दीज आर डेंसली पॉपुलेटेड, उसी कारण क्या हो गया फिर इनका
पॉपुलेशन बढ़ता चला गया है इन जो वैलीज़ की है। अगर देहरादून की बात करें या हरिद्वार की बात करें या और दून्स की बात करें, तो इनकी फर्टाइल लैंड्स हो जाने के कारण वहाँ पे क्या हो गया, पॉपुलेशन ज़्यादा हो गया है। ठीक है। दी लोअर पार्ट्स ऑफ शिवालिक आर कॉल्ड तराई। अगर हम शिवालिक के नीचे आएंगे यानी शिवालिक के लोअर पार्ट्स में जाएंगे तो उस वाले जो 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 जियोग्राफिकल एरिया है उसको तराई के नाम से जानते हैं। ठीक है। इट इज़ मार्सी एरिया कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट कवर्स। ये क्या होता है, मार्सी लैंड होता है। मार्सी मीन दलदली, दलदली एक तरह से दलदली ज़मीन होती है यहाँ पे, और काफ़ी यहाँ पे सघन वन पाए जाते हैं यानी थिक फॉरेस्टेड लैंड्स पाए जाते हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पे अगर हम देखेंगे शिवालिक के तराई वाले क्षेत्रों को, तो उनमें अगर यूपी में हम देखेंगे तो पीलीभीत का जो पोर्शन है, या लखीमपुर खीरी का जो बहुत सारा पोर्शन है, या आपका जो नेपाल के नीचे नीचे नेपाल और भारत के जो बॉर्डर जो बनाता है वो वाला जो भी पोर्शन है अलॉन्ग द बॉर्डर ऑफ नेपाल है ना, उसको तराई एरिया के नाम से ही हम तराई जियोग्राफिकल एरिया के नाम से ही जानेंगे। तो इट इज़ क्वाइट मार्सी लैंड होता है, थिक फॉरेस्टेड लैंड होता है। ठीक है। एंड टू द साउथ ऑफ तराई रीजन द ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट विच एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर टू असम इज फाउंड। अगर हम तराई के रीजन्स के फर्दर साउथ में आएंगे तो वहाँ पे एक ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट भी पाया जाता है, जो कि कश्मीर से लेके आसाम तक, कश्मीर से लेके आसाम तक पाया जाता है। ठीक है। ये आपका उत्तराखंड का कुछ मैप दिया गया है, नेचुरल मैप है। तो इसमें अगर कुछ देखिएगा तो ये आपका लोकेटेड करना हो तो देहरादून, तो ये एक वैली है देहरादून। ठीक है। साथ में ये हरिद्वार है। ठीक है। अब ये क्या है कि ये यहाँ पे आपका ये इस तरह से ये रहा होगा, ये आपका मिडिल हिमालयाज़ रहा होगा। ठीक है। उसके बाद में ये आपका इस तरह से रहा होगा, ये आपका आउटर हिमालयाज़ रहा होगा। तो जो ये दून्स या वैलीज़ वगैरह हैं जैसे या द्वार्स वगैरह हैं, ये क्या हैं, ये मिडिल हिमालय और आउटर हिमालयाज़ के बीच में लोकेटेड है। इट इज़ क्वाइट फर्टाइल। ये काफ़ी उपजाऊ भूमि होने के कारण हाईली पॉपुलेटेड लैंड्स भी हो गई हैं। ठीक है। अब देखते हैं मिडिल हिमालय और लेसर हिमालय के बारे में। ठीक है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, मिडिल हिमालयाज़ फॉर्म द मोस्ट इंट्रिकेट एंड रग्ड माउंटेन्स सिस्टम्स। इट इज़ 60 to 80 किलोमीटर वाइड एंड 3700 मीटर टू 4500 मीटर हाई। इट्स वैदिक नेम इज़ हिमाचल। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो मिडिल हिमालय है उसको हिमाचल के नाम से जानते हैं। ठीक है। और ये इनका जो अगर माउंटेंस वाइज अगर उनको देखेंगे तो इनके माउंटेंस जो हैं वो 60 से 80 किलोमीटर वाइड हैं, और उनकी लेंथ 3700 मीटर से 4500 मीटर हाई है। ठीक है। लेंथ नहीं है बल्कि हाई हाई हाँ, माउंटेंस की अगर पीक्स की बात करेंगे, हाइट की बात करेंगे, तो उनमें 3700 मीटर से 4500 मीटर हाई माउंटेंस भी पाए जाते हैं। और कैसे पाया जाता है, मोस्ट इंट्रिकेट एंड रग्ड माउंटेंस, यानी उनकी जो टोपोग्राफी है, अगर हम उन माउंटेंस की टोपोग्राफी की बात करेंगे तो इट इज़ क्वाइट रग्ड माउंटेंस। ठीक है। इंट्रिकेट शेप माउंटेंस। ठीक है। मोस्ट ऑफ द हिल स्टेशन सच एज डलहौजी, मनाली, शिमला, नैनीताल, मसूरी, दार्जिलिंग, इटीसी आर लोकेटेड इन दिस। तो मिडिल हिमालयाज़ में मोस्ट ऑफ द हिल्स जो अपना हिल स्टेशंस हैं, जैसे डलहौजी हो गया, मनाली हो गया, शिमला हो गया, नैनीताल हो गया, मसूरी हो गया, दार्जिलिंग हो गया, जो ये अपने हिल स्टेशन है ये मिडिल हिमालयाज़ में लोकेटेड है, यानी लेसर हिमालयाज़ में लोकेटेड है। ऑन धौलाधार रेंज द हिल स्टेशंस ऑफ शिमला एंड पीर पंजाल आर सिचुएटेड। तो इन्हीं मिडिल हिमालयाज़ में यानी लेसर हिमालयाज़ में धौलाधार रेंज भी पाई जाती है, और उन्हीं धौलाधार रेंज में ही जो अपना एक हिल स्टेशन है ये शिमला, ये भी लोकेटेड है। द कश्मीर वैली विच इज़ अबाउट 150 किलोमीटर लॉन्ग एंड 80 किलोमीटर वाइड लाइज बिटवीन पीर पंजाल एंड जास्कर रेंज। जो अपनी जम्मू एंड कश्मीर में कश्मीर वैली है जो कि 150 किलोमीटर लंबी फैली हुई है और तकरीबन 80 किलोमीटर चौड़ी है, वो पीर पंजाल रेंज और जास्कर रेंज के बीच में लोकेटेड है। इस चीज़ को याद रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन में पूछे आपको कि जो कश्मीर वैली है वो किन दो माउंटेन सीरीज़ के बीच में लोकेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए द कश्मीर वैली इज लोकेटेड इन जास्कर रेंज एंड पीर पंजाल रेंज। ठीक है। ये आपकी धौलाधार देख लीजिएगा आप, हिमाचल प्रदेश में ये धौलाधार रेंज है आपका।
दिस इज़ दी धौलाधार रेंज, ठीक है। धौलाधार रेंज कम्स इन लेसर हिमालयास और मिडिल हिमालयास, ठीक है। इसी में ये आपकी इसी सीरीज़ में धौलाधार रेंज में ही यानी मिडिल हिमालयाज में आपका ये शिमला हिल स्टेशन लोकेटेड है। दिस इज़ शिमला। और भी काफ़ी बहुत सारे हिल स्टेशंस हैं जो इस पे लोकेटेड हैं, ठीक है। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट मिडिल हिमालयाज इज़ डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग रेंजेस, ठीक है। अगर हम वेस्ट से ईस्ट की बात करेंगे यानी पाकिस्तान से म्यांमार की तरफ की बात करेंगे तो जो मिडिल हिमालयाज है अपना वो बहुत सारी रेंजेस में डिवाइड किया गया है। तो वो रेंजेस कौन कौन सी हैं चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले होगा आपका पीर पंजाल रेंज, ठीक है। फिर धौलाधार रेंज है, उसके बाद मसूरी रेंज भी आती है, नाग टिब्बा रेंज आएगी और सबसे लास्ट में आएगी महाभारत रेंज, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए पीर पंजाल रेंज कहाँ है। तो पीर पंजाल रेंज इज़ लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। धौलाधार रेंज अभी आपने पीछे मैप में देखा हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है धौलाधार रेंज। उसके बाद मसूरी रेंज, तो मसूरी हिल स्टेशन इज़ क्वाइट फेमस हिल स्टेशन एंड इट इज़ लोकेटेड इन उत्तराखंड, ठीक है। तो मसूरी अपना उत्तराखंड में आ जाएगा। नाग टिब्बा रेंज इज़ आल्सो लोकेटेड इन उत्तराखंड। और महाभारत रेंज ये अपनी नेपाल में है। महाभारत रेंज इज़ इन नेपाल। महाभारत रेंज इज़ इन नेपाल, ठीक है। पीर पंजाल हो गया आपकी जम्मू एंड कश्मीर, धौलाधार हिमाचल प्रदेश एंड मसूरी उत्तराखंड। मसूरी उत्तराखंड हो गई आपकी। नाग टिब्बा रेंज हो गई, इट इज़ आल्सो इन उत्तराखंड एंड महाभारत रेंज इज़ इन नेपाल। मैप में देख लीजिएगा आप, ठीक है। तो मैप में ये हो गया आपका लद्दाख रेंज। दिस इज़ लद्दाख रेंज, इट इज़ इन जम्मू एंड कश्मीर। दिस इज़ जास्कर रेंज, ठीक है। ओके, दिस इज़ आल्सो इन जम्मू एंड कश्मीर। दिस इज़ पीर पंजाल रेंज, ठीक है। दिस इज़ पीर पंजाल रेंज। दिस इज़ कश्मीर, दिस इज़ कश्मीर दिस इज़ कश्मीर वैली, ओके। एंड दिस कश्मीर वैली इज़ लोकेटेड इन पीर पंजाल रेंज, in between Pir Panjal range and Jaskar range, okay. It is 150 kilometer lengthwise and 80 kilometer widthwise, okay. तो ऐसे आप मैप में देखिएगा, आप जाइएगा एटलस में देखिएगा तो आपको और सारी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। अब चलिए देखते हैं इम्पॉर्टेंट पासेज इन मिडिल हिमालयाज़। तो जो मिडिल हिमालयाज़ है अपना, जो आपका लेसर हिमालयाज़ है, उनमें कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पासेज हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो पीर पंजाल पास। पीर पंजाल पास ये जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है, ठीक है। और ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। इट कनेक्ट्स जम्मू टू श्रीनगर, ठीक है, पीर पंजाल। उसके बाद सेकेंड इम्पॉर्टेंट है बनिहाल पास। इट इज़ आल्सो लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, एंड कनेक्ट्स जम्मू टू श्रीनगर। इट इज़ आल्सो कनेक्ट जम्मू टू श्रीनगर, ठीक है। पासेस फ्रॉम द जम्मू एंड श्रीनगर पासेस फ्रॉम दिस पास, ठीक है। जवाहर टनल इज सिचुएटेड इन दिस पास। तो इम्पॉर्टेंट है जवाहर टनल, आपने कई बार न्यूज़ में सुना होगा। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा द इंडियाज़ लॉन्गेस्ट टनल हो गई थी जवाहर टनल। तो ये जो है ये बनिहाल पास में ही बनाई गई है, ठीक है। जवाहर टनल इज़ लोकेटेड इन बनिहाल पास, ठीक है। उसका रोहतांग पास, इट इज़ आल्सो क्वाइट फेमस पास, ठीक है। ये क्या करता है, कुल्लू वैली जो कुल्लू है उसको कीलोंग से जोड़ता है, ठीक है। तो रोहतांग पास, और ये कहाँ पे है, ये हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग पास इज़ इन हिमाचल प्रदेश एंड इट कनेक्ट्स कुल्लू टू कीलोंग, ठीक है। इसके बाद में आप देखिएगा देखते हैं इनर हिमालयाज़ और ग्रेटर हिमालयाज़। यानी अगर हम हिमालयस के फॉर्मेशन की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया कि ये जो इनर हिमालयाज़ हैं या ये ग्रेटर हिमालयाज़ हैं, इनका फॉर्मेशन सबसे पहले फेज़ में हुआ था, ठीक है। तो इट इज़ क्वाइट हाई माउंटेन्स, ठीक है, एंड इट इज़ ओल्डेस्ट एमंग द हिमालयाज़, ओके। तो चलिए देखते हैं। इट्स वैदिक नेम आर हिमाद्री एंड बाहिरगिरी,
ठीक है। इनका जो इनर हिमालयाज हैं या ग्रेटर हिमालयाज हैं, इनको इनका जो वैदिक नाम है वो हिमाद्री के नाम से जानते हैं या बाहिर गिरी के नाम से जानते हैं। गिरी का मतलब होता है पहाड़। गिरी को अगर देखेंगे तो आप पहाड़, ठीक है, बाहिर गिरी, ठीक है। इट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड। और ये क्या है कि ये जो माउंटेन रेंज है, जो इनर हिमालयाज की जो माउंटेन रेंज है, ये इट हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट माउंटेन सीरीज़ है ये इनर हिमालयाज है। और इनकी एवरेज हाइट 6100 मीटर है। मतलब ये जो ऑन एन एवरेज अगर इनके माउंटेन्स की बात करेंगे तो ऑन एन एवरेज उनकी जो ऊंचाई है वो 6100 मीटर है। जबकि जो मोस्ट ऑफ द जो जो उसको हम बोलते हैं हाईएस्ट माउंटेन बोलेंगे, ठीक है, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया या केटू पर्वत हो गया, या ये जो जो वर्ल्ड्स के सबसे हाईएस्ट माउंटेन है वो इन्हीं माउंटेन्स की सीरीज़ में ही आते हैं, ठीक है। आगे भी बताया गया है इंपॉर्टेंट पीक्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट पीक माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी, 8848 मीटर है, हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड एंड लोकेटेड नेपाल में लोकेटेड है, हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड है। और ये इसी इनर हिमालयाज में ही आती है, ठीक है। इट इज़ नोन एज सागर माथा इन नेपाल। तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं, ठीक है। इट इज़ नोन एज सागर माथा इन नेपाल, पूछ सकता है एग्जाम में आपको। एंड चोमोलंगमा इन चाइना, ठीक है। तो जो माउंट एवरेस्ट है उसको चाइना में किस नाम से जानते हैं, तो चोमोलंगमा के नाम से जानते हैं। इसी तरह से ब्रह्मपुत्र को भी एक एग्ज़ाम में पूछा गया था कि चाइना में किस नाम से जानते हैं, तो उसको चाइना में टीसांगपो के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये पूछ सकता है कि कौन से, जैसे माउंट एवरेस्ट है तो उसको नेपाल में किस नाम से जानते हैं, या तिब्बत में किस नाम से जानते हैं, या आपका किसी और कंट्री में किस नाम से जाना जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा माउंटेन देखेंगे तो माउंटेन केटू, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। और इसको कागीर या गॉडविन आस्टिन के नाम से भी जानते हैं केटू पर्वत को, ठीक है। इट इज़ हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। अगर इंडिया की हाईएस्ट पीक की बात करेंगे तो ये इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है। इट इज़ हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया एंड सेकेंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, और वर्ल्ड की सेकेंड हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट के बाद में, ठीक है। माउंट एवरेस्ट क्या है, नेपाल में लोकेटेड है, वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है। देखें केटू क्या है, केटू इंडिया में लोकेटेड है और इंडिया की हाईएस्ट पीक है, वर्ल्ड की सेकेंड हाईएस्ट पीक है आफ्टर माउंट एवरेस्ट, ठीक है। इट इज़ लोकेटेड इन पीओके। जो अपना केटू पर्वत है या गॉडविन आस्टिन है, इसको कॉगीर भी जानते हैं, वो पीओके में लोकेटेड है, यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में लोकेटेड है। और काराकोरम रेंज मैंने आपको बताया ना, वोल्कानिक माउंटेन सीरीज़ बनाते हैं, तो उन माउंटेन्स में काराकोरम में लोकेटेड, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है माउंट कंचनजंगा। तो इसकी हाइट जो है वो 8598 मीटर है। इट इज़ सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, ये इंडिया की दूसरी ऊंची चोटी है, एंड थर्ड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, और साथ में वर्ल्ड की तीसरे नंबर की चोटी है, ठीक है। इट इज़ लोकेटेड इन द सिक्किम रीजन। ये सिक्किम, जो इंडिया का सिक्किम स्टेट है, उसमें लोकेटेड है। इसका कुछ भाग नेपाल में है और कुछ भाग इंडिया में है। तो ये अगर देखें तो नेपाल और सिक्किम, यानी जो इंडियन स्टेट सिक्किम है उसके बॉर्डर पे ही है माउंट कंचनजंगा, ठीक है। अगर हम माउंट कंचनजंगा की बात करें तो दिस इज़ माउंट कंचनजंगा, ये है आपका, ठीक है, ये है कंचनजंगा, ठीक है। ये आपका सिक्किम स्टेट है, दिस इज़ स्टेट सिक्किम, ठीक है, ये सिक्किम स्टेट है। इसके अलावा ये नेपाल है, ये आपका सिक्किम है, ठीक है, ये आपका बॉर्डर है, और ये हो गया आपका माउंट कंचनजंगा, ठीक है। तो इस तरह से आप मैप में देखिएगा, जाके ढूंढिएगा, जाके आपको मिल जाएगा। अदर इम्पॉर्टेंट पीक्स, तो अगर हम हिमालयन माउंटेन्स की बात करेंगे तो उनमें से जो कुछ इम्पॉर्टेंट पीक्स हैं उनको देखते हैं। तो मकालू है, मकालू इज़ लोकेटेड इन नेपाल। जो मकालू पर्वत है, जिसको मकालू पर्वत के नाम से जानते हैं, वो लोकेटेड इन नेपाल लोकेटेड, उसकी ऊंचाई 8481 मीटर है। इसके बाद धौलागिरी माउंटेन इज़ आल्सो लोकेटेड इन नेपाल। मनसालू पर्वत यानी मनसालू, इट इज़ आल्सो लोकेटेड इन नेपाल। एंड चौकी इज़ आल्सो लोकेटेड इन नेपाल। तो आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द माउंटेन्स जो हाईएस्ट
पीक इन द वर्ल्ड हैं, माउंटेन्स में जो हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड हैं, मोस्ट ऑफ देम आर लोकेटेड इन नेपाल। तो उनमें बहुत सारी नेपाल में ही लोकेटेड, ठीक है। इसके बाद नंगा पर्वत, तो नंगा पर्वत आपका जम्मू एंड कश्मीर में यानी इंडिया में लोकेटेड है। उस एंड साथ में कामेत एंड नंदा देवी, जो नंदा देवी पर्वत है वो उत्तराखंड यानी इंडियन स्टेट ऑफ उत्तराखंड में लोकेटेड है। तो ये आप याद रखिएगा इन माउंटेन्स को। इनको क्या होता है, कई बार वो पूछता है अरेंज करने के लिए, बोलता है कि वेस्ट टू ईस्ट अरेंज कीजिए या ईस्ट टू वेस्ट अरेंज कीजिए या नॉर्थ टू साउथ अरेंज कीजिए। तो जब तक आप इनकी लोकेशंस को एटलस पे आके नहीं देखेंगे, जब तक आप उनको मतलब अपने एक्सरसाइज में नहीं लाएंगे, आप खुद की एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तब तक आपको याद करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है। तो इसको आप एटलस में जाके देखिएगा तो फिर आपको याद रख सकता है। इम्पॉर्टेंट पासेज इन इनर हिमालयाज़, अगर हम इनर हिमालयाज़ की बात करें यानी जो आपका क्या है इनर हिमालयाज़, जो ग्रेटर हिमालयाज़ है, ग्रेटेस्ट हिमालयाज़ है, उसकी बात करें तो उनके जो इम्पोर्टेंट पासेज हैं उनमें है काराकोरम पास। अब ये काराकोरम पास कहाँ पे, ये जम्मू एंड कश्मीर में है, जो कि इंडिया को चाइना से कनेक्ट करता है। काराकोरम पास कनेक्ट्स इंडिया टू चाइना, ठीक है। साथ में बुर्जिल पास है, इसको भी आप देखिएगा जम्मू एंड कश्मीर एटलस में जाके जम्मू एंड कश्मीर मैप को देखिएगा, ढूंढिएगा जाके काराकोरम पास कहाँ पे और बुर्जिल पास कहाँ पे, ठीक है। तो बुर्जिल पास क्या होता है, कश्मीर वैली को सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करता है बुर्जिल पास, ठीक है। जोजिला पास, इट इज़ आल्सो लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर एंड ये श्रीनगर को लेह से कनेक्ट करता है। जो जोजिला पास है वो श्रीनगर को लेह से कनेक्ट करता है, ठीक है। बारालाचला पास, ये हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है, बारालाचला पास, ठीक है। और ये मनाली को लेह से कनेक्ट करता है, यानी अगर आप कभी मनाली यानी हिमाचल प्रदेश से होते हुए अगर लेह जाएंगे, जम्मू कश्मीर जाएंगे, तो आपको ये बारालाचला पास से होकर के गुजरना पड़ेगा, ठीक है। माना पास, माना पास ये उत्तराखंड में है, और माना पास ये तीन, माना पास, नीति पास और लिपुलेख पास, ये क्या करते हैं, ये मानसरोवर लेक तक ले जाते हैं आपको। ये तीनों क्या है, उत्तराखंड में लोकेटेड हैं, याद रखिएगा। माना पास, नीति पास और लिपुलेख पास, ऑल थ्री आर लोकेटेड इन उत्तराखंड, और ये एंट्री टू मानसरोवर है थ्रू कैलाश वैली, कैलाश वैली के थ्रू, ठीक है। तो ये आपको ये कुछ पास हैं जो आपको याद रखने ही पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका है सिपकीला पास। सिपकीला पास कहाँ पे है, ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। सिपकीला पास इज़ इन हिमाचल प्रदेश। ये क्या होता है, शिमला को गैरेटोक, गैरेटोक एक जगह है तिब्बत में, तिब्बत में गैरेटोक एक जगह है, तो शिमला को गैरेटोक से जोड़ता है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द तिब्बतन पीपुल्स यानी जो तिब्बती पीपुल हैं वो इसी पास के थ्रू हिमाचल प्रदेश यानी शिमला में एंट्री लेते हैं। और शिमला में क्या है, तिब्बतन पीपल्स की मोनास्ट्रीज़ वगैरह बनी हुई हैं। बहुत सारे तिब्बतन्स जो है शरणार्थी के रूप में भी हिमाचल प्रदेश में रिसाइड्स करते हैं, रहते हैं वहाँ पे। तो वो सारे क्या करते हैं, वो इसी पास का यूज़ करते हैं, सिपकीला पास को यूज़ करते हैं, ठीक है। नाथुला पास, नाथुला पास कहाँ है, ये सिक्किम में है। इंडिया अगर आप देखेंगे ईस्ट साइड में, इंडिया की ईस्ट साइड में सिक्किम में है। और ये क्या करता है, एंट्री टू चुम्बी वैली, चुम्बी वैली, ठीक है। इट इज़ क्वाइट फेमस वैली। और ये क्या होता है, काफ़ी कंट्रोवर्सी में भी रहती है चुम्बी वैली। चुम्बी वैली इज़ लोकेटेड एट ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया, भूटान एंड चाइना, ठीक है। ये इंडिया, भूटान और चाइना के ट्राई जंक्शन पे लोकेटेड है चुम्बी वैली। ये काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहती है, कई बार एग्ज़ाम से पूछी जाती है, ठीक है। तो जो नाथुला पास है जो सिक्किम में, वो चुम्बी वैली में एंट्री कराता है, ठीक है। इसके साथ में जिलीपला पास, दिस इज़ आल्सो लोकेटेड इन सिक्किम। जिलीपला पास जो है वो सिक्किम में ही लोकेटेड, ठीक है। ये क्या करता है, कालिम्पोंग, कालिम्पोंग एक जगह है वेस्ट बंगाल में, कालिम्पोंग, ठीक है। तो ये एक तरह से टूरिस्ट प्लेस है कालिम्पोंग, क्वाइट नेचुरल ब्यूटी है यहाँ पे कालिम्पोंग में। ये क्या करता है, लसाले को कनेक्ट करता है, ठीक है। तिब्बत में एक जगह है लसाले, उसको कनेक्ट करता है जिलीपला, ठीक है। बोमडीला पास, बोमडीला पास इज़ इम्पोर्टेंट पास, ठीक है। ये क्या है, ये अरुणाचल प्रदेश में है अपना बोमडीला पास। और ये अरुणाचल, ये द रोड लीडिंग टू तिब्बत थ्रू तवांग वैली पासेस थ्रू इट। तो ये तिब्बत को कनेक्ट करता है इंडिया से, ठीक है। बोमडीला पास जो अरुणाचल प्रदेश में है वो तिब्बत को
इंडिया से कनेक्ट करता है, ठीक है, थ्रू तवांग वैली। तवांग वैली इज़ आल्सो फेमस, ठीक है। यांग याप पास, यांग याप पास इट आल्सो लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश। ये अरुणाचल प्रदेश, यांग याप पास भी अरुणाचल प्रदेश में है, और ये ब्रह्मपुत्र रिवर में एंट्री कराता है इंडिया, ठीक है। इसके अलावा पांग सात पास, ये भी अरुणाचल प्रदेश में है, पांग सात पास, और ये डिब्रूगढ़ को, डिब्रूगढ़ टू म्यांमार, यानी डिब्रूगढ़ को म्यांमार से कनेक्ट करता है, ठीक है। अब देख लेते हैं हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में जो फेमस हिल्स हैं उनमें देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में। तो आपको अभी अब मैंने पीछे मैप में दिखाया था अरुणाचल प्रदेश में ये डाफला हिल्स दिखाई थी, मिसमी हिल्स दिखाई थी, मीरी हिल्स, एबोर हिल्स एंड पटकाई हिल्स। दीज आर 5 हिल्स सीरीज़ एंड लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश। ये आपको याद रखनी है, ये इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम से पूछते हैं इस चीज़ को, है ना। एबोर हिल्स कहाँ पे है? एबोर हिल्स का एक्सटेंशन क्या होता है? आसाम में भी है। एबोर हिल्स का जो एक्सटेंशन है दैट इज़ इन आल्सो इन आसाम। तो कई बार एबोर हिल्स के ऑप्शन में आसाम भी इंक्लूड रहता है, तो अगर आप वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश मेंशन नहीं है तो आप आसाम को टिक कर सकते हैं, ठीक है। एबोर हिल्स ये इनका नाम, जो मोस्ट ऑफ द हिल्स का नाम होता है ना, वो वहाँ पे जो ट्राइब्स रिसाइड करती है, ट्राइब्स के अकॉर्डिंग, यानी ट्राइब्स के बिहाफ पे ही इनका हिल्स का नाम होता है। और अगर एग्जांपल्स के तौर पे आप देखेंगे तो जो मेघालय में गारो, खासी और जैंतिया जो मतलब काफ़ी फेमस हिल्स हैं, वो क्या हैं, वो उनका जो नाम है, उनका जो नाम रखा गया वो वहाँ पे ट्राइब्स पाई जाती हैं, यानी गारो, खासी और जैंतिया ट्राइब्स पाई जाती हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग ही उन हिल्स का नाम रखा गया है जो वहाँ पे रहती हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द हिल्स का नाम क्या होता है? वहाँ पे रहने वाली ट्राइब्स के अकॉर्डिंग ही होता है, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश आपने देख लिया। अब आप देखते हैं नागालैंड। नागालैंड से नागा हिल्स पाई जाती हैं, ठीक है। आसाम में मिकिर हिल्स पाई जाती है। इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट हिल्स, ठीक है। मिकिर हिल्स भी कई बार एग्जाम में पूछता है, ठीक है। मिज़ोरम में मीज़ो हिल्स पाई जाती है, साथ में लुसाई हिल्स है। तो मीज़ो हिल्स तो आपको याद रहेगी, लेकिन लुसाई हिल्स आपको याद रखना है, ठीक है, मिज़ोरम में। इसके बाद मेघालय में मैंने आपको बताया है ना, ये तीनों ट्राइब्स हैं, गारो, खासी, जैंतिया, और इन्हीं ट्राइब्स के बेसिस के आधार पर वो जिस हिल्स में रिसाइड्स करती हैं उन हिल्स का नाम हो गया है गारो, खासी और जैंतिया। ये एग्ज़ाम्स में काफ़ी बार पूछा जाता है, ठीक है। ट्रांस हिमालय। अब हम ट्रांस हिमालय की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रांस हिमालय इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिमालयाज़ माउंटेन्स, ठीक है। जो ट्रांस हिमालय है ये हिमालय का पार्ट नहीं है, ठीक है। ये जो ट्रांस हिमालय है उसका जो फॉर्मेशन है वो हिमालय के फॉर्मेशन से भी पहले का फॉर्मेशन है। दिस रीजन लाइज बिहाइंड हिमालयाज, मेनली इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालयाज। हिमालय के वेस्टर्न साइड में उससे बाद का जो ये माउंटेन्स हैं उसको ट्रांस हिमालयाज के नाम से जानते हैं। इन जम्मू एंड कश्मीर एंड इट कंप्राइजेज ऑफ काराकोरम, लद्दाख, जास्कर रेंज, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पे प्रिंटिंग वो हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो ये आपका जो ट्रांस हिमालय है, आपका ट्रांस हिमालय है, ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ हिमालयाज, ठीक है। ये हिमालय का हिस्सा नहीं है। इसका जो फॉर्मेशन हुआ वो हिमालय से पहले का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। और इसके माउंटेन सीरीज़ की बात करें तो जो ट्रांस हिमालय है इट कंप्राइजेज ऑफ काराकोरम सीरीज़, ठीक है, साथ में लद्दाख सीरीज़, साथ में जास्कर सीरीज़। तो ये काराकोरम, लद्दाख और जो जास्कर सीरीज़ हैं ये ट्रांस हिमालयाज़ का पार्ट है, ठीक है। इनमें से जो काराकोरम, ये काराकोरम माउंटेन्स हैं, दीज आर वोल्कानिक माउंटेन्स। ये आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे। तो काराकोरम जो माउंटेन्स हैं दीज आर वोल्कानिक माउंटेन्स, ठीक है। इट इंक्लूड्स लॉफ्टी पीक्स एंड बिग ग्लेशियर सच एज सियाचिन, बोल्टारो, बियाफो एंड हिस्पर, ठीक है। अब ये क्या है, जो ये माउंटेन्स हैं इनमें क्या है, इनमें ये लॉफ्टी पीक्स पाए जाते हैं, ठीक है। साथ में इसमें इम्पॉर्टेंट याद रखने वाली बात ये है कि इसमें ये इसमें जो ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, जैसे सियाचिन ग्लेशियर इज़ क्वाइट फेमस ग्लेशियर, ठीक है। तो वो ट्रांस हिमालय में पाया जाता है। साथ में बाल्टारो ग्लेशियर जो है, बाल्टारो ग्लेशियर है, ये भी काफ़ी फेमस ग्लेशियर है, ये भी ट्रांस हिमालय में पाया जाता है। इसके अलावा बियाफो और हिस्पर, ये जो 2 ग्लेशियर हैं ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये भी ट्रांस हिमालय में पाए जाते हैं। तो अगर हम देखेंगे ट्रांस हिमालय इट इज़ क्वाइट ए इम्पॉर्टेंट
फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू वाटर रिसोर्सेज, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बहुत सारे अच्छे ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये वाटर्स के रिसोर्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रखेंगे अपनी। दीज रेंजेस हैव बीन फाउंड इवन बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज। तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनका जो फॉर्मेशन है वो हिमालय के फॉर्मेशन से भी पहले का फॉर्मेशन है, ठीक है। द हाईएस्ट पीक ऑफ कराकोरम रेंज इज माउंट केटू। तो जो इंडिया का हाईएस्ट माउंटेन है, जो मैंने अभी आपको बताया था कराकोरम, जिसको गॉडविन ऑस्टिन या कागीर पर्वत के नाम से जानते हैं। तो जो ये जो हाई जो रेंज है केटू पर्वत, ये कराकोरम सीरीज़ का ही हाई मतलब पीक है एक, ठीक है। अदर इम्पॉर्टेंट पीक ऑफ दिस रेंज इज़ हिडन पर्क। जो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीक है कराकोरम रेंज की, दैट इज़ हिडन पीक, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8,068 मीटर है, ठीक है। द हाईएस्ट पीक ऑफ लद्दाख रेंज इज़ माउंट राकास पोसी। अगर हम लद्दाख रेंज की बात करेंगे, यानी कि ट्रांस हिमालयन में जो तीन माउंटेन सीरीज़ पाई जाती हैं, ये कराकोरम हो गई, लद्दाख हो गई और जास्कर हो गई। तो अगर हम लद्दाख की बात करें तो लद्दाख का जो हाईएस्ट पीक है दैट इज़ राकास पोसी, ठीक है, और उसकी ऊंचाई कितनी है, 7,788 मीटर है, ठीक है। गुरला मंदाता इज़ आल्सो फेमस माउंटेन पीक, ठीक है। गुरला मंदाता इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट पीक ऑफ दिस रेंज, ठीक है, ये आपको याद रखिएगा। द कैलाश रेंज इज़ एन ऑफ सूट ऑफ द लद्दाख रेंज। जो कैलाश रेंज है, जो कैलाश रेंज माउंटेन है, वो क्या है, वो ऑफ सूट है, यानी ऑफ स्प्रिंग, एक तरह से लद्दाख रेंज से ही निकली हुई है। इसको मान सकते हैं कि जो लद्दाख रेंज है उससे ही कैलाश रेंज निकली है। इट्स एवरेज एलिवेशन इज़ 5500 से 6000 मीटर। अगर कैलाश रेंज के माउंटेन्स की बात करेंगे तो उनकी ऊंचाई 5500 मीटर से लेके 6000 मीटर तक उनकी ऊंचाई, ठीक है। द हाईएस्ट पीक ऑफ कैलाश रेंज इज़ माउंट कैलाश। तो जो कैलाश रेंज है उसका अगर हम हाईएस्ट पीक की बात करेंगे तो उसका माउंट कैलाश जो है कैलाश रेंज का सबसे हाईएस्ट पीक है, ठीक है। अब रीजनल डिवीजन्स देख लेते हैं। हिमालय को अगर रीजन वाइज डिवाइड किया जाए, क्योंकि ये भी रीजन वाइज भी पूछते हैं, नाम दे के आपको पूछेंगे कि ये वाला हिमालय कहाँ पर, मतलब किस कंट्री में या किस स्टेट में लाई करता है, इंडियन किस स्टेट में लाई करता है, तो उसका रीजनल डिवीज़न देखते हैं। तो सबसे पहले हिमालयन रेंज को देखेंगे, पंजाब हिमालयाज, ठीक है। अगर रीजनल डिवीज़न करेंगे तो सबसे पहले आएगा पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय जो इंडस रिवर है अपना, जो जम्मू एंड कश्मीर में इंडस रिवर है, और जो सतलज रिवर है जो हिमाचल प्रदेश से होती हुई निकली है। तो अगर हम इंडस रिवर से सतलज रिवर के बीच के हिमालय की बात करेंगे तो उसको पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो उसको पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। तो उसका लेंथ कितना है, तो उसका लेंथ वो तकरीबन है 560 किलोमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद सतलज रिवर से जो काली रिवर है, यानी काली रिवर जो इंडियन स्टेट ऑफ उत्तराखंड और जो नेपाल कंट्री है उसके बॉर्डर को जो बनाती है काली रिवर, तो यानी सतलज रिवर और काली रिवर के बीच का जो हिमालय है उसको हम कुमायूं हिमालयास के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो उसकी लेंथ तकरीबन कितनी है, 320 किलोमीटर है, ठीक है। इसके बाद नेपाल हिमालयास, मेनली जो नेपाल हिमालयास है वो नेपाल में ही है, जो पूरा नेपाल है। काली रिवर यानी जहाँ से नेपाल स्टार्ट होता है, जो नेपाल और उत्तराखंड का जो बॉर्डर बनाती है काली रिवर, तो वहाँ से लेके तीस्ता रिवर क्या तो है, तीस्ता रिवर आल्सो बॉर्डर बनाती है, बॉर्डर का फॉर्मेशन करती है नेपाल और सिक्किम स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जो इधर मतलब पूरे नेपाल को आप कंसीडर कर सकते हैं, पूरे नेपाल के जो जो हिमालय है उसको हम नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। और इसकी तकरीबन लेंथ कितनी है, 800 किलोमीटर है। उसके बियॉन्ड के हिमालय को हम आसाम हिमालय के नाम से जानते हैं, ठीक है। जो कि तीस्ता रिवर, टाइटेनिक यहाँ पे थोड़ा सा ये फिर से इसका टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, तो आसाम हिमालय जो ये यहाँ पे होगा तीस्ता रिवर। तीस्ता और डियांग रिवर जो है आपका अरुणाचल प्रदेश के बिल्कुल लास्ट में है, तो वहाँ तक के जो पूरा हिमालय उसको हम आसाम हिमालय के नाम से जानते हैं। अगर लेंथ वाइज देखेंगे तो इसकी 720 किलोमीटर लेंथ है, ठीक है। तो ये रीजनल डिवीज़न हो गया। अब इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालयस देख लेते हैं कि हिमालयस की क्या इम्पोर्टेंस है। ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि कई बार पूछ दें आपको मेंस में लिखने के लिए व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालय, ठीक है। तो देखते हैं, हिमालयस फ्रॉम द नेचुरल पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, ठीक है। हिमाचल जो हिमालय जो पूरा हिमालयाज है वो इंडिया की नेचुरल और पॉलिटिकल दोनों बाउंड्री को बनाता है। ड्यू टू द लोकेशन ऑफ हिमालय द इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज़ बीन एबल टू हैव इट्स ओन आइडेंटिटी अपार्ट फ्रॉम द एशियन मेनलैंड।
अभी हिमालय क्या करता है, हिमालय क्या करता है, इंडिया की नेचुरल पॉलिटिकल बाउंड्री को बनाता है, ठीक है। सबसे पहले तो नेचुरल पॉलिटिकल बाउंड्री के फॉर्मेशन को करता है। उसके बाद क्या करता है कि इंडिया को एक ट्रू आइडेंटिटी देता है। और ट्रू आइडेंटिटी क्या है, एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी, यानी कि इंडिया को क्या करता है, एशियन मेनलैंड से अलग कर देता है, ठीक है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट को जो एशियन मेनलैंड है उससे डिफरेंट एक आइडेंटिटी देता है, ठीक है। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। और हिमालय का जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है इंडिया के क्लाइमेट को डिटरमाइन करता है, ठीक है। इंडिया में किस तरह का क्लाइमेट पाया जाता है, इंडिया में पाया जाता है मानसून क्लाइमेट, ठीक है। ट्रॉपिकल मानसूनल क्लाइमेट पाया जाता है। और वो जो जो मानसून, पूरा मानसून होता है, इंडिया का मानसून, वो हिमालय पे बहुत ज़्यादा डिपेंड रहता है, ठीक है। जब हम मेंस में स्टडी करेंगे, यानी हम डीप में स्टडी करेंगे ज्योग्राफी की, तो हम देखेंगे कि किस तरह से इंडिया के मानसून का फॉर्मेशन होता है और उसमें हिमालय अपना किस तरह से कंट्रीब्यूट करता है, या हिमालय के बियॉन्ड जो तिब्बत है उसका किस तरह से कंट्रीब्यूशन रहता है। तो अभी के लिए आपको ये याद रखना है कि इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इंडिया हैज़ ए ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हिमालय इन इट्स नॉर्थ। हिमालय की प्रेजेंस के ही कारण इंडिया का जो मानसून है दैट इज़ ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट टाइप, ठीक है। इट ऑब्स्ट्रक्ट्स द वे ऑफ पोलर इट्स ऑब्स्ट्रक्ट द वे ऑफ कोल्ड पोलर विंड्स। जो साइबेरिया जो रीजन है ना, जो साइबेरियन रीजन है, वहाँ पे क्या होता है, बहुत कोल्ड पोलर विंड्स ब्लो करती है, ठीक है। तो ये हिमालय क्या करता है, उन विंड्स से, यानी कोल्ड पोलर विंड से भी इंडियन मेनलैंड्स को बचाता है, ठीक है। ये उनको रोकता है इंडिया में आने के लिए, ठीक है। एज ए रिजल्ट द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज सेव्ड फ्रॉम पोलर वेव्स, ठीक है। जिसके कारण ये जो कोल्ड पोलर वेव्स हैं उसके के कारण इंडिया का बचाव होता है, ठीक है। हिमालयाज आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन एग्रीकल्चर विच इज़ मोस्टली डिपेंडेंट ऑन द रेन्स। तो क्या हिमालय क्या करता है कि इंडिया में जो मानसूनल क्लाइमेट है उसके डिटर्मिनेशन में बहुत अच्छी अपनी भूमिका निभाता है, जिसके कारण इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह से इंडिया में जो एग्रीकल्चर होती है उस पर इसका उस प्रभाव रहता है, ठीक है। साथ में हिमालयाज मेक द रिवर्स पेरेनियल बाय कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर बाय मेल्टिंग ऑफ द स्नो। अभी क्या करता है इंडिया में टाइप्स, अगर आप टाइप्स ऑफ रिवर देखेंगे तो उसमें क्या होता है, कुछ रिवर्स पेरेनियल रिवर्स बोलते हैं, जिनमें क्या होता है कि जो वाटर का प्रवाह है, यानी जो पानी का जो जल का प्रवाह है वो सतत बना रहता है, उसको पेरेनियल रिवर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो इंडिया की जो पेरेनियल रिवर्स हैं, यानी कह सकते हैं जो नॉर्थ स्टेट्स में जो रिवर्स हैं, जैसे कि गंगा हो गई आपकी, ठीक है, सतलज हो गई, या आपकी हो गई इंडस हो गई, ये ब्रह्मपुत्र हो गई, ये सारी जो रिवर्स हैं जो पेरेनियल रिवर्स हैं, इसमें जो हिमालय के ग्लेशियर्स हैं उनका काफ़ी योगदान रहता है, काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहता है, ठीक है। द हिमालयन रिवर्स ब्रिंग लार्ज अमाउंट ऑफ सेडिमेंट विद देम एंड हेंस रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ फर्टाइल एल्यूवियल प्लेन्स। अब ये हिमालयन रिवर हैं, यानी जो गंगा वगैरह होगी, ब्रह्मपुत्र, ये अपने साथ क्या होती हैं, एल्यूवियम को साथ में लेकर के आती हैं, और उनको क्या करती हैं, जो ग्रेट प्लेन्स ऑफ गंगेज ग्रेट प्लेन्स हैं, या नीचे जो प्लेन्स लैंड हैं उनमें क्या करते हैं, उनमें छोड़ देती हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, उससे क्वाइट फर्टाइल लैंड हो जाती है, वहाँ की जो लैंड है, जो प्लेन्स की लैंड है, वो काफ़ी उपजाऊ भूमि हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे जो ये अपने जो हिमालयन रिवर्स हैं अपने साथ में ये एल्यूवियम को लेकर के आती हैं, और वहाँ पे क्या करती हैं, इकट्ठा करती हैं, जिसके कारण ये क्या होते हैं, क्वाइट फर्टाइल हो जाते हैं। और फर्टाइल होने के कारण वो क्या होती हैं, एग्रीकल्चर सूटेबल लैंड्स बन जाती हैं, यानी कि खेती के लिए काफ़ी उपजाऊ भूमि बन जाती हैं। और यही कारण है कि जो इंडिया की मेन ऑफ द पॉपुलेशंस, जो मैक्सिमम ऑफ द पॉपुलेशंस जो पाई जाती है वो नॉर्थ इंडिया में ही पाई जाती है, ठीक है। साउथ इंडिया में इतनी पॉपुलेशन नहीं है जितनी नॉर्थ इंडिया में पॉपुलेशन है। तो उसका एक कारण ये भी है कि यहाँ पे क्वाइट फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड पाई जाती है, और जिसका कारण क्या है कि जो अपना जो हिमालयन रिवर्स हैं वो अपने साथ में बहुत सारा सेडिमेंट्स, यानी एल्यूवियम वगैरह बहा करके ले आती हैं, जो उनको इकट्ठा करती हैं, ठीक है। हिमालयाज हैव इनॉर्मस पोटेंशियल फॉर वेरियस मेटेलिक मिनरल्स। तो अभी हिमालय में क्या है कि ये वाटर रिसोर्सेज के साथ साथ में क्या होता है, बहुत सारे मिनरल्स, मेटेलिक मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जैसे आपका कोबाल्ट हो गया, निकेल है, जिंक है, कॉपर है, एंटीमनी है, बिस्मथ है। ये सारे जो मिनरल्स हैं ना, इट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट मिनरल्स हैं। तो ये क्या होता है, इनको भी
ये भी हिमालय में पाए जाते हैं। ठीक है, द बेस्ट क्वालिटी ऑफ एंथ्रासाइट कोल इज़ आल्सो फाउंड इन द कारगिल एरिया। ठीक है, जो कोल के जो टाइप होते हैं ना, एंथ्रासाइट जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोल होता है, वो क्या करता है, कारगिल में भी पाया जाता है। यानी इंडिया जो हिमालय जो आपका जो हिमालयाज़ में कारगिल है, वहाँ पे एंथ्रासाइट कोल पाया जाता है। और एंथ्रासाइट कोल तो आपको पता ही होगा कि कितना इम्पोर्टेंट और कितना बेस्ट क्वालिटी का कोल होता है। हिमालयाज इज़ आल्सो ए लार्ज हैबिटाट फॉर वेरियस एनिमल्स। और ये अगर आप बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हिमालय में क्या होता है कि काफ़ी डाइवर्सिटी पाई जाती है, यानी काफ़ी फ्लोरा एंड फौना पाया जाता है। क्वाइट डाइवर्स यहाँ पे एनिमल्स पाए जाते हैं, क्वाइट डाइवर्स यहाँ पे प्लांटेशंस है या काफ़ी कुछ पाया जाता है। तो उसके बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हिमालय काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है अपनी। सो दिस रीजन इज़ वेल नोन फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, तो यहाँ तक हमने आपने देखा था। अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे सेकेंड से जो हम इंडिया के फिजियोग्राफी के बारे में देख रहे थे। तो उनको हमने 5 भागों में बांटा था। तो उसमें सबसे पहले था द हिमालयन माउंटेन्स। ठीक है, उसके बाद सेकेंड नंबर पे हम देखेंगे द पेनिनसुलर प्लाटो। ठीक है, तो इसको हमने अपने नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। आज हम आपको यहीं पे ही रहने देते हैं इसको। ठीक है, तो आपको ये कैसा लगा हमको ज़रूर बताइएगा, और साथ में ही इस लेक्चर को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें और अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। ठीक है, सो ओके, थैंक यू।